Hello everyone. Hello everyone. Welcome back to my YouTube channel Teaching Medical Lab with Cyber MLT Education. तो आज हम बात करने वाले हैं रेप्लिकेशन ऑफ वायरस पे। ठीक है, वायरस किस तरह से रेप्लिकेट करते हैं। ठीक है, वायरस किस तरह से रेप्लिकेट कर रहा है, वायरस की क्या क्या स्टेप्स होती हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को ये टॉपिक जो होता है वो बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। ठीक है, तो आज हम इसको बहुत ज़्यादा इजी वे में कवर करेंगे। जो वायरस के रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस होती है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, लेकिन जो वायरस जो होता है वो कई सारे स्टेजेस से गुजरता है। ये सारी स्टेप जो होती है हम उसको बहुत ईजी वे में कवर करेंगे। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न लगता है तो आप क्लासेस को रिपीट करके देखिए, और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप अपना कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम रेप्लिकेशन ऑफ वायरस। वायरस का रेप्लिकेशन किस तरह से कवर होता है, वायरस किस तरह से रेप्लिकेट करता है वो हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जनरली वायरस की बात करें तो वायरस जो होता है वो एसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। ये कैसा होता है, बॉर्डर लाइन पर प्रेजेंट होता है, क्योंकि वायरस को रेप्लिकेट करने के लिए एक होस्ट सेल की ज़रूरत होती है। ये खुद से रेप्लिकेट नहीं करता। वायरस वायरस रेप्लिकेट या मल्टीप्लाई ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, ये क्या करता है, होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेट करता है। ठीक है, प्रत्येक वायरस जो होता है उसके लिए स्पेसिफिक सेल होती है। स्पेसिफिक सेल के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है, जिससे जाकर वो बाइंड करता है और अपना रेप्लिकेशन वो स्टार्ट करता है। तो वायरस जो होता है किसी होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेट करता है, इनसाइड होस्ट सेल। ये आउटसाइड सेल के बाहर रेप्लिकेट नहीं कर सकता, आउटसाइड रेप्लिकेट नहीं करता। जो वायरसेस होता है या तो वो डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है। कभी भी वायरस डीएनए और आरएनए दोनों नहीं हो सकता, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। ये क्या होता है, इसका न्यूक्लिक एसिड होता है या फिर इसका जीनोम होता है। इस तरह से जीनोम पर वो डिपेंड करता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग उसका रेप्लिकेशन थोड़ा सा अलग हो सकता है, जो कि हम आगे देखेंगे। अब आगे बात करेंगे कि क्यों वायरस को होस्ट सेल की में रेप्लिकेट करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि इसके पास कोई सिंथेटिक मशीनरी नहीं होती है, कोई एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होता। क्योंकि होस्ट की जो सेल होती है वो क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड कराती है, सिंथेटिक मशीनरी प्रोवाइड कराती है। किसके लिए, फॉर सिंथेसिस सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड के लिए। जो वायरस के प्रोटीन होते हैं और उसका जो न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए और आरएनए, उसके सिंथेसिस के लिए होस्ट की मशीनरी प्रोवाइड कराते हैं, एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। मतलब ये जब ये सेल के अंदर जाता है तो ये सारा सामान का यूज़ करता है और अपना प्रोडक्ट बनाता है। जैसे कोई बिजनेसमैन है, जब अपनी कंपनी के अंदर घुसा, जब कोई नहीं था, उसने उसी के जैसा प्रोडक्ट बनाया। क्योंकि मैं अपना माल बना लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास मशीन नहीं, मैं माल तो बना सकती हूँ, मेरे पास फॉर्मूला तो है, लेकिन मेरे पास मशीन नहीं है। तो वो किसी कंपनी में चुपचाप से गया, उसकी मशीन को यूज़ करा और चुपचाप से वो बाहर आ गया। इसी तरह वायरस में भी होता है, वायरस सेल के अंदर घुसता है, उसके सिंथेटिक मशीनरी जो होता है, उसकी जो एनर्जी होता है उन सभी का यूज़ करता है, सेल की मशीन का, राइबोसोम का, उसके ऑर्गेनेल्स का यूज़ करता है और उनके जैसा एक वायरस बना करके बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। यही रेप्लिकेशन की कुछ स्टेप्स होती है जिसको हम बताएंगे। ठीक है, तो जो वायरस होता है वो डीएनए भी हो सकता है या आरएनए भी होता है। जैसे कि हम देखें, वायरस जो होता है, वायरस का स्ट्रक्चर हम देखते हैं, वायरस का स्ट्रक्चर डीएनए भी हो सकता है या फिर आरएनए भी हो सकता है। कुछ वायरस में एनवेलप हो सकता है, ठीक है, और कुछ वायरस में एनवेलप नहीं होता। ठीक है, कुछ वायरस में क्या होता है, न्यूक्लियोकैप्सिड होते हैं। ठीक है, क्या होता है, न्यूक्लियोकैप्सिड होता है, न्यूक्लियोकैप्सिड के सराउंड प्रेजेंट होता है, जिसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियो कॉट कहा जाता है। इस न्यूक्लिक एसिड के अंदर इसका जीनोम प्रेजेंट होता है। जीनोम क्या होता है, या तो डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है। इसी स्ट्रक्चर के ऊपर डीएनए है या आरएनए है, इसी के ऊपर इसका रेप्लिकेशन डिपेंड करता है। एक एक स्टेप को हम बहुत अच्छे से समझेंगे, आप सभी को समझ में आ जाएगा। ठीक है, डोंट वरी।
चलिए बात करते हैं कि जब हम वायरस के रेप्लिकेशन की बात करते हैं तो ये रेप्लिकेशन जो होता है वो कुछ स्टेजेस से होकर के गुजरता है। जैसे कि वायरस को रेप्लिकेशन करने के लिए कुछ स्टेप्स से गुजरना होता है। इसके लिए टोटल 6 स्टेप्स होती है। ठीक है, 6 वायरस रेप्लिकेशन के लिए टोटल कितने स्टेप्स होती है? वायरस की रेप्लिकेशन के लिए 6 स्टेप्स होती है। ठीक है, इन सभी की क्या क्या स्टेप्स होती है, ठीक है, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम वायरस की 6 स्टेप के बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं 6 स्टेप होती है, वो 6 स्टेप कौन सी होती है। फर्स्ट स्टेप होती है हमारी अटैचमेंट। ठीक है, वायरस क्या होता है? अटैच करता है। फिर पेनिट्रेशन होता है, उसके अंदर पेनिट्रेट करेगा, ढसेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अनकोटिंग होती है। ठीक है, फिर उसके बाद अनकोटिंग होगी। अनकोटिंग होने के बाद क्या होता है? बायोसिंथेसिस होता है। ठीक है, क्या होता है? उसका बायोसिंथेसिस होता है। फिर उसके बाद असेंबली होगी, जितने भी प्रोटीन बना है उन सभी को जुड़ेगा और एक कंप्लीट वायरस बनेगा। फिर उसके बाद क्या होता है? रिलीज़ होता है। वो असेंबली बन गई, उसके बाद वो क्या करेंगे? उसे रिलीज़ करेगा। जैसे कि कोई चोर होता है, वो क्या होता है? कंपनी के अंदर घुसने के बाद क्या करा? अपना सामान बाहर निकाला। फिर उसने क्या करा? मशीनों का यूज़ करने के बाद सिंथेसिस किया। सिंथेसिस करने के बाद बैग में पैक करा। बैग में पैक करने के बाद वहाँ से सेल से बाहर निकाला, वहाँ से बाहर निकाल दिया, अनपैकिंग हो गई, मतलब रिलीज़ कर लिया उसने वहाँ पर। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स होते हैं। इन सभी स्टेप, ये जितने भी स्टेप हो गए, इन सभी को हम एक एक करके समझेंगे। क्या होता है? अटैचमेंट होता है, पेनिट्रेशन होता है, अनकोटिंग होती है, बायोसिंथेसिस होता है, असेंबली होती है और फिर उसके बाद वो रिलीज़ होता है। वायरस जो होता है, वायरस को रेप्लिकेट करने के लिए किसी होस्ट सेल की ज़रूरत होती है। ये खुद से रेप्लिकेट नहीं कर सकता। वायरस या तो डीएनए होगा या फिर क्या होता है? आरएनए होता है। ठीक है, इसको एटीपी की ज़रूरत होती है, इसको आरएनए की ज़रूरत होती है, जो क्या करता है? होस्ट सेल के अंदर जाता है, होस्ट सेल की मशीनरी का यूज़ करता है, उसी के सिस्टम का यूज़ करता है और वहाँ पर क्या करता है? इन्फेक्शन कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो हम एक एक स्टेप समझते हैं, जिससे आपकी सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएगी। सबसे पहले हम देखते हैं अटैचमेंट। अटैचमेंट नाम से ही समझ में आ रहा है। क्या होता है अटैचमेंट? अटैचमेंट मतलब कि वायरस का होस्ट सेल से अटैचमेंट। जैसे हमने फर्स्ट में बताया कि वायरस जो है जब भी किसी होस्ट सेल के अंदर इंटर करेगा, जैसे होस्ट सेल कोई से भी हो सकती है, एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, कोई सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, तो उसके अंदर क्या करेगा? ये अंदर इंटर करेगा। अब अटैचमेंट की हम बात करें तो सबसे पहले होस्ट सेल से ये क्या करेगा? अटैच करेगा। किसी से भी अटैच नहीं होता, इसके लिए स्पेसिफिक होस्ट सेल की ज़रूरत होती है। होस्ट सेल पर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, उसी रिसेप्टर से जाकर वायरस बाइंड करता है। ठीक है, तो वायरस बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन होस्ट सेल मेम्ब्रेन। होस्ट सेल की मेम्ब्रेन पर एक स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, जिससे जाकर क्या करता है? वायरस बाइंड करता है। मतलब जो वायरस होता है उसके लिए अपना मैचिंग रिसेप्टर दिखेगा। जैसे कि मेरा प्रोटीन मैच हो रहा होगा, उसी से जाकर ये बाइंड होगा, बस इतना सा। ठीक है, जैसे कोई चोर होता है, हमारे घर में घुस जाता है, जब वो अंदर जाने का रास्ता ढूंढता है तो अंदर जाने के कई तरीके हो सकते हैं। तो सबसे पहले वो रास्ता दिखेगा कि उसे जाना कहाँ से। फिर वो वहाँ जाकर खड़े होगा कि मुझे पीछे से जाने, आगे के दरवाजे से जाना है। तो जहाँ से भी उसे जाना है, सबसे पहले वो अपनी एंट्री साइड दिखेगा। ठीक है, उसके बाद वो एंट्री लेगा। तो सबसे पहले जो वायरस होता है वो बाइंड करेगा किससे? एक स्पेसिफिक रिसेप्टर जो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये होस्ट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। उससे क्या करेगा? वायरस का प्रोटीन होता है वो बाइंड करेगा। ठीक है, तो वायरस जो होता है उसके पास एक इन्वेलप होता है और एक न्यूक्लियोकैप्सिड प्रेजेंट होता है। इस इन्वेलप पर जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, लाइक ग्लाइको प्रोटीन, ये ग्लाइकोप्रोटीन जो होस्ट सेल के रिसेप्टर पर जाकर एक्ट करेगा, न्यूक्लिक कैप्सिड पर जाकर एक्ट करेगा और ये प्रोटीन जाकर के बाइंड करेगा, क्या करेगा? होस्ट सेल के रिसेप्टर से। तो ये जो प्रोटीन होता है वो वहाँ पर जाकर के बाइंड करेगा। तो होस्ट सेल होता है, उस होस्ट सेल के ऊपर स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम HIV। जो HIV होता है वो बाइंड करेगा CD4 रिसेप्टर से। जैसे कि ये होस्ट है और उसकी सेल पर क्या प्रेजेंट होता है? CD4 सेल रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। ये CD4 रिसेप्टर का प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं हमारे टी हेल्पर सेल। टी हेल्पर सेल पर प्रेजेंट होता है, क्या करता है? उसी पर ये जाकर के बाइंड हो जाता है, क्योंकि टी हेल्पर सेल्स होती है वो क्या करती है? हेल्प करने का काम करती है, बाइंड करने का काम करती है। जैसे कोई फॉरेन पार्टिकल आया, उसको बाहर निकाल दो या फिर मार दो। जैसे कि कोई चोर हमारे घर में घुस गया, ठीक है, अगर किसी को पता चल भी गया तो कहीं पर उसे बांध दिया या किसी को वो बता नहीं पा रहा है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम कोई चोर आया है, हम उसे बताएं? कोई बता ही नहीं पा रहा। तो जो हमारे इम्यून सेल्स हैं वो जाग ही नहीं पाएंगे। जो हमारी इम्यून सेल्स होती है वो क्या होती है? निष्क्रिय हो जाती है। ठीक है, वो किसी काम की नहीं लेती और वो हमारी बॉडी जो होती है वो बहुत ज़्यादा फ्री हो जाती है। जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं हमारे HIV का,
जहाँ पर GP120 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होता है वो जाकर अटैच हो जाता है, इसमें इस तरह से अटैचमेंट होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अटैचमेंट। इन्फ्लुएंजा वायरस होता है बिकम अटैच टू अ टारगेट एपिथेलियल सेल्स। तो जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है वो टारगेट करता है किसको, हमारी जो रेस्पिरेटरी एपिथेलियल सेल्स होता है उसको क्या करेगा, टारगेट करेगा, और इसके ऊपर जो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है उस पर क्या करेगा, ये बाइंड करेगा। किससे बाइंड करेगा, रेस्पिरेटरी एपिथेलियल सेल्स होता है उससे ये क्या करेगा, बाइंड करेगा। इसमें हीम एग्लूटिन जो होता है उससे ये बाइंड करेगा। बाइंड होने के बाद आफ्टर अटैचमेंट वायरस जो है एंट्री लेता है होस्ट सेल के अंदर। हो गया अटैचमेंट। अब वायरस स्पेसिफिक सेल से ही जाकर जो रिसेप्टर होता है उस पर बाइंड करेगा। अब बाइंडिंग होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, नेक्स्ट स्टेप होती है उसकी पेनिट्रेशन की। जैसे कि कोई चोर है, उसने किसी घर का, किसी दुकान का ताला खोल दिया, अब उससे क्या करना, घर के अंदर एंट्री लेना, अंदर जाना है। ठीक है, जैसे ही जब वायरस सेल के अंदर जाता है तो उसको हम कहते हैं पेनिट्रेशन। इस पेनिट्रेशन जो होता है इसके कई सारे प्रोसेस होती है। जैसे कि कोई से भी चोर है उसके अंदर जाने के कई सारे प्रोसेस होती है। जैसे गेट तोड़ कर जाना, दरवाज़ा खोल कर जाना, ताला तोड़ कर जाना, ये सारी प्रोसेस होती है हमारे चोर के घर में एंट्री लेने की। इसी तरह से वायरस के हमारी बॉडी के अंदर एंट्री लेने की कई सारे प्रोसेस होती है। देखते हैं जो जो वायरस होता है वो क्या करेगा, इंटर करेगा कहाँ पर, होस्ट सेल के अंदर। जब वायरस होगा, जब वायरस का अटैचमेंट होगा उसके अंदर क्या करेगा, वायरस होस्ट सेल के अंदर इंटर करेगा। ठीक है, तो वायरस इंटर द होस्ट सेल वाया। ठीक है, क्या होता है, एंडोसाइटोसिस, नॉन एनवेलप्ड वायरस होते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन फ्यूज़न होता है और डायरेक्ट इंजेक्शन होता है। ठीक है, हम देखते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मतलब अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिलता है नॉन एनवेलप वायरस में, जिसके पास कोई एनवेलप नहीं होता है, यानी कि जो न्यूक्लियोकैप्सिड है और इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है। जो होस्ट सेल होती है डायरेक्ट अपटेक करेगी होस्ट सेल के अंदर, किसके, होस्ट सेल के अंदर ले लेती है। ठीक है, तो ये कहाँ हो रहा है, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है। फर्स्ट स्टेप होती है हमारी एंडोसाइटोसिस। ठीक है, तो जो एंडोसाइटोसिस जो है ये फर्स्ट स्टेप हम देख रहे हैं, ये हमारी हो गई एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में सबसे पहले ये हमारी हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इस पर वायरस आकर क्या हो गया, अटैच हो गया। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उससे क्या करेगी, इनगल्फ करेगी। इनगल्फ कैसे करेगी, अंदर की तरफ इनगल्फ कर लेगी, यानी कि इसने वायरस को क्या करा, अंदर खींच लिया। इसी को बोलेंगे हम अपटेक। इसने क्या करेगा, करा अपटेक ऑफ वायरस पार्टिकल। इसने क्या करा, अपटेक ऑफ वायरस पार्टिकल। ठीक है, वायरस पार्टिकल या एंडोसोम। एंडोसोम मतलब कि वायरस पार्टिकल को जो सेल है उसके अंदर उसने इंटर कर लिया। ठीक है, तो जो वायरस बाहर था प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, उसने क्या करा, अंदर की ओर वायरस को ले लिया। ये हमें नॉन एनवेलप वायरस के अंदर देखने को मिलता है। इस तरह इसके अंदर नॉन वेसाइकल फॉर्म के अंदर वायरस क्या करेगा, इस तरह से एंट्री ले लेगा। इसी के अंदर वेसाइकल बन जाता है, इसी के अंदर इसका न्यूक्लिक एसिड और जीनोम बन जाता है। दूसरी प्रोसेस या दूसरी स्टेप होती है वो होती है हमारी मेम्ब्रेन फ्यूज़न। ठीक है, फर्स्ट तो हो गई हमारी के एंडोसाइटोसिस। सेकंड है मेम्ब्रेन फ्यूज़न। जो एनवेलप्ड वायरस होता है उसके अंदर हमें मेम्ब्रेन फ्यूज़न देखने को मिलती है। ठीक है, मेम्ब्रेन फ्यूज़न कैसे होता है, मेम्ब्रेन जो है मेम्ब्रेन के साथ किस तरह से फ्यूज़ हो जाता है, मतलब मेम्ब्रेन के साथ वायरस किस तरह से फ्यूज़ हो जाता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर वायरस क्या हो गया, आकर के अटैच हो गया। किसके थ्रू, रिसेप्टर के थ्रू ये आकर के अटैच हो गया। ये जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये जो वायरस होता है वो कैसा होता है, एनवेलप्ड वायरस होता है। तो जो एनवेलप्ड वायरस होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ हो जाता है। मतलब ये जो क्या है, इसमें फ्यूज़न हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये सेल के ऊपर अटैच है। ठीक है, एंडोसाइटोसिस में अंदर चला जा रहा है और मेम्ब्रेन फ्यूज़न है उसमें क्या होता है, ऊपर की ओर अटैच होता है। ठीक है, तो इसमें ये हमारी मेम्ब्रेन होती है उसके साथ इस तरह से फ्यूज़ हो जाता है। तो अंदर क्या बचेगा, हमारा अंदर न्यूक्लिक एसिड बचेगा और न्यूक्लिक एसिड बचेगा। इतना समझ में आया। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो कुछ हमारी इस तरह से देखने को मिलेगी और ये जो पार्टिकल होता है वो हमारा अंदर चला जाता है। वायरस पार्टिकल फ्यूज़ होने के बाद अंदर आ चुका होता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह से क्या हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है और जो वायरस होता है इस तरह से हमारे एंट्री ले लेता है। इसे बोलते हैं हम मेम्ब्रेन फ्यूज़न। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन का फ्यूज़न हो गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, वायरस का फ्यूज़न हो गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। फिर उसके बाद आ रहा है हमारा डायरेक्ट इंजेक्शन।
ठीक है। डायरेक्ट इंजेक्शन जो है इसको हम समझ लेते हैं। डायरेक्ट इंजेक्शन मतलब कि बैक्टीरियोफेज देखा। बैक्टीरियोफेज मतलब क्या होता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला वायरस। ठीक है, बैक्टीरिया किसी को इन्फेक्ट करता है, बट बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला भी वायरस होता है जिसको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया जो है अपने आप को बहुत समझता था कि मैं सबको इन्फेक्ट कर सकता हूँ, बट बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करने वाला कोई होता है तो उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। जैसे कि हम मानते हैं कि एक बैक्टीरिया का ही हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब ये जो बैक्टीरियोफेज है यहाँ पर इस तरह से प्रेजेंट होती है। ओनली समझाने के हिसाब से देख लीजिए, इस तरह से जो बैक्टीरिया जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो ये जो बैक्टीरियोफेज होती है इसके अंदर इसका जीनोम प्रेजेंट देखने को मिलता है। इसके अंदर इसका जीनोम प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, डायरेक्ट इंजेक्शन कर रहा है। इसने क्या करा, डायरेक्ट इंजेक्शन कर लिया और ये क्या करा, अंदर चला गया। जैसे कि हमारे पास कोई सी सिरिंज वगैरह हो गई। ठीक है, अब सिरिंज के अंदर क्या करेंगे हम, सॉल्यूशन जो है उसको फिल करेंगे और वो जो सॉल्यूशन जो भी हमारा दवाई वगैरह आई है हम उसको इंजेक्ट करेंगे सरफेस के बाद। किसी को इंजेक्शन लगाते हैं तो उसे डायरेक्ट इंजेक्ट करेंगे सरफेस पर रहने के बाद निडल अंदर जाएगी। ठीक है, तो वो जो मेडिसिन जो भी है, जो सॉल्यूशन है उसको हम अंदर एंटर करेंगे। तो जैसे ही बैक्टीरियोफेज के अंदर जो वायरस होता है वो क्या करेगा, अंदर एंटर कर जाएगा और जो बाकी का बाहर का स्ट्रक्चर होता है वो बाहर रह जाता है। ठीक है, तो एनवलप है तो एनवलप फ्यूज़ होगा, बाकी के पार्टिकल बाहर रह जाएंगे। इसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लिक एसिड के साथ फ्यूज़ हो जाएगा, बाकी का पोर्शन बाहर रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी प्रोसेस होती है। एंडोसाइटोसिस, मेम्ब्रेन फ्यूज़न और डायरेक्ट इंजेक्शन होता है। ये सारी चीज़ें हमने देख लिया। अब वायरस नाउ इनसाइड द सेल, मतलब जो वायरस है वो सेल के अंदर आ चुका है। वायरस के आने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, बट जो वायरस है वो होस्ट सेल के अंदर आ चुका है। ठीक है, तो ये तीनों तरीके होती है वायरस के अंदर आने के, बॉडी के अंदर एंट्री लेने के। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है हमारी स्टेप थर्ड। अब थर्ड स्टेप जो होती है उसमें क्या होती है, अनकोटिंग होती है। क्योंकि वायरस जो होता है उसका जीनोम बैक्टीरियोफेज को छोड़कर इसके अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है बैक्टीरियोफेज में। जो बैक्टीरियोफेज होता है उसने क्या करा, डायरेक्ट अपना जीनोम अंदर डाला बैक्टीरियोफेज ने। तो इसमें क्या करना है, हमें जीनोम को बाहर निकालना है। इसकी जो आउटर कवरिंग होती है उसे बाहर निकालना होता है, उसी को अनकोटिंग कहते हैं। जो कोट होता है, प्रोटीन की कोट होती है, उसको क्या कहते हैं, हटाने को क्या कहते हैं, अनकोटिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो कैप्सिड होता है उसका रिमूव होना, कहाँ से, वायरस से। जैसे जो वायरस होता है वो सेल के अंदर आता है, जैसे लाइसोसोमल एंजाइम होते हैं। ठीक है, हमारे यूकेरियोटिक सेल के अंदर सारे के सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, एंजाइम होते हैं, वेल डेवलप्ड ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो ये क्या करेगा, उसको ब्रेक कर देगा, जो कैप्सिड होता है उसको हटा देगा, उस जीनोम को अंदर लेंगे। ठीक है, यानी कि वायरस को अंदर लेके आएंगे। ठीक है, तो हमारी जो सेल होती है अपना समझकर इसको अपना लेती है। ठीक है, तो इसका जो कैप्सिड होता है वो बाहर रह जाता है, उसका जीनोमिक मटेरियल होता है वो बॉडी के अंदर इंटर कर जाता है। ठीक है, इसकी क्या होती है, अनकोटिंग होती है। ठीक है, जैसे कि हम किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं, उसको अपनी सारी चीज़ें यूज़ करने के लिए देते हैं, फिर बाद में क्या करता है वो हमें ही धोखा दे जाता है। वैसे ही होता है कि वायरस को हम अपना समझकर अपना लेते हैं। जब वायरस होता है हमारी बॉडी के अंदर इंटर करता है और हमें ही इन्फेक्ट कर जाता है। ठीक है, जो वायरस होते हैं होस्ट सेल के लाइसोसोमल एंजाइम के द्वारा वायरल कैप्सिड जो होते हैं वो रिमूव्ड हो जाते हैं। जो न्यूक्लिक कैप्सिड होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। वायरल जीनोम जो होते हैं वो या तो DNA होता है या फिर RNA होता है। वो क्या होता है, रिलीज़ होता है कहाँ पर, हमारे साइटोप्लाज्म में रिलीज़ होगा या फिर साइटोप्लाज्म के पास हमारे न्यूक्लियस में रिलीज़ होगा। जिसको न्यूक्लियस में रेप्लिकेट होना है उसको डायरेक्टली न्यूक्लियस के पास छोड़ा जाता है, और जिसको साइटोप्लाज्म में रेप्लिकेट होना है उसको डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में छोड़ा जाता है। ठीक है, तो जहाँ पर इसका जो जीनोमिक मटेरियल होता है वो रिलीज़ हो जाता है। नाउ द वायरस कैन बिगेन मेकिंग कॉपीज ऑफ इटसेल्फ, मतलब जो वायरस होता है साइटोप्लाज्म के अंदर आ चुका है, अब वो यूज़ करेगा सेल की सारी सिंथेटिक मशीनरी का यूज़ करेगा। प्रोटीन, ATP, राइबोसोम, इन सारी चीज़ों का यूज़ करेगा। अब वो बनाएगा खुद की प्रोटीन को बनाएगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, यहाँ देखते हैं हम, जो न्यूक्लियोकैप्सिड होता है वो हटेगा, और न्यूक्लियोकैप्सिड हटेगा, ये दिख रहा है बाहर रिलीज़ हो रहा है वायरल कंटेंट, और ये कैप्सिड हट चुका है, ये रिमूव हो चुका है। इस तरह से अनकोटिंग होती है। अनकोटिंग के बाद हमारी इस नेक्स्ट स्टेप आती है, इसमें क्या होगा, ये कॉपी बनाएगा हमारे, और क्या करेगा, बायोसिंथेसिस करने का काम करेगा। ठीक है, ये कॉपीज़ बनाएगा। ठीक है, अब अभी तक ये अंदर जा रहा था, अंदर जाने का रास्ता देख रहा था, फिर वो गया कहाँ पर,
लॉकर तक। फिर वो वहाँ से उठाएगा वह माल उठाने के बाद बैग में पैक करेगा। ठीक है, माल जो लेता है वो किस तरह से लेगा, मतलब कि जो चोर अंदर घुस जाएगा, फिर वो जो भी चोरी किया उसने उसका यूज़ वो अपने खुद के लिए करेगा। तो बायोसिंथेसिस में वायरस क्या करेगा, वायरस जो होता है यहाँ पर कॉपी करेगा। इसमें जीनोमिक मटेरियल जो होता है उसकी क्या होती है, कॉपी होती है। तो इसमें होस्ट सेल मशीनरी यूज़ बाय वायरस, होस्ट सेल की मशीनरी जो होती है वो यूज़ की जाती है वायरस के द्वारा, और वायरल जीनोम का रेप्लिकेशन किया जाता है, वायरल प्रोटीन का सिंथेसाइज किया जाता है। ठीक है, वायरल प्रोटीन में कैप्सिड आता है, एंजाइम आता है, एनवेलप्ड प्रोटीन आते हैं। ये क्या करेगा, ये सारे प्रोटीन का निर्माण और एंजाइम का निर्माण जो होता है होस्ट सेल की मशीनरी का यूज़ करके होता है, और इन्हीं एंजाइम का यूज़ रेप्लिकेशन के लिए भी ये करता है। ठीक है, अब डिफरेंट वायरस यूज़ डिफरेंट मैकेनिज्म, जो डिफरेंट वायरस होता है उसका यूज़ हम करेंगे डिफरेंट मैकेनिज्म के लिए। ठीक है, उसके बाद जो होते हैं हमारे क्या आते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं जो हाँ अलग जितने भी वायरस होते हैं उन सभी की अलग मशीनरी होती हैं। जैसे कि हमारा डीएनए वायरस, आरएनए वायरस, उन सभी का किस तरह से मशीनरी होती है हम उस सभी को देख लेते हैं। अब ये डीएनए वायरस और आरएनए वायरस होते हैं, ये किस तरह से रेप्लिकेट करते हैं हम उसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर बायोसिंथेसिस हमने देखा कि बायोसिंथेसिस में क्या होता है, बायोसिंथेसिस में वायरस होस्ट सेल की मशीनरी का यूज़ करके अपने कंपोनेंट को डिसाइड करता है। जैसे कि प्रोटीन, जीनोम, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, एनवेलप प्रोटीन, और साथ ही साथ कुछ एंजाइम भी यूज़ करता है। कुछ एंजाइम साथ में अपने एंजाइम लेकर आते हैं जो कि होस्ट सेल के एंजाइम का यूज़ करके जीनोम की कॉपी करते हैं। अगर वायरस डीएनए है तो डीएनए वायरस किस तरह से रेप्लिकेट करेगा, डीएनए वायरस जो होता है उसको रेप्लिकेशन के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, अगर जो वायरस है, अगर वायरस जो होता है वो डीएनए है तो वो रेप्लिकेट करेगा कहाँ पर, न्यूक्लियस के अंदर एंटर करेगा। इसका एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन कौन सा होता है, तो एक्सेप्शन में आता है ये पॉक्स वायरस होता है। पॉक्स वायरस जो होता है वो रेप्लिकेट करेगा, वो इसका जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो क्या करेगा, सिंथेसिस करेगा कहाँ पर, साइटोप्लाज्म के अंदर ये इसका सिंथेसिस करेगा। ठीक है, तो आरएनए वायरस जो होता है साइटोप्लाज्म में रेप्लिकेशन करेगा अपने सारे कंपोनेंट का। इसमें भी एक एक्सेप्शन होता है, रेट्रोवायरस या ऑर्थोमिक्सो वायरस भी हम इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, आगे की स्टेप्स हम देखते हैं कि ये किस तरह से रेप्लिकेट करेगा। तो डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए सबसे पहले हमें क्या बनाना होता है, तो जो डीएनए होता है, डीएनए से हमें आरएनए बनना है। तो डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस जो होती है उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए के बनने की जो प्रोसेस होती है उसको ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं हम उसको, ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। ट्रांसक्रिप्शन में एक एंजाइम यूज़ का होता है, उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इसके अंदर हमें यूज़ होता है। इसमें डीएनए डिपेंडेंट होता है इसलिए हमने इसको डीएनए डिपेंडेंट कहा। इसमें इस स्टेप जो स्टेप होती है इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इस स्टेप में क्या बनेगा, का एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए बनेगा। एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। जब एमआरएनए जो होता है उस एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, उस स्टेप जो होता है उसको कहा जाता है ट्रांसलेशन। ठीक है, इस स्टेप को क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन। ठीक है, तो एमआरएनए जो होता है, एमआरएनए के बनने के बाद की जो बनता है प्रोटीन, उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, और जो होता है, और एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसलेशन। इसके लिए डीटीआरपी एंजाइम होता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। जब एमआरएनए बनता है तो एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, और ये प्रोटीन जो होता है वो किसके द्वारा बनता है, तो ये बनता है हमारे में राइबोसोम के द्वारा। तो ये राइबोसोम जो होता है इस प्रोटीन को रीड करता है, और एमआरएनए जब बन जाता है, एमआरएनए राइबोसोम के पास जाता है, उस प्रोटीन को बनाएगा, और उस तरह से राइबोसोम होता है वो एमआरएनए को रीड करके प्रोटीन बनाता है। तो कौन सा स्पेसिफिक प्रोटीन बनता है, एमआरएनए राइबोसोम को बनाएगा। ठीक है, ये सारी स्टेप हो गई हमारे साइटोप्लाज्म में, और हमारी सारी न्यूक्लियस की स्टेप हमने देखने को मिलती है। इसमें प्रोटीन हमें देखने को मिलता है, कैप्सिड प्रोटीन होता है। जैसे कि एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है, एक नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन, एनवलप प्रोटीन और नॉन एनवलप प्रोटीन होता है। जैसे कि एंजाइम होते हैं, कुछ वायरस होते हैं, कुछ वायरस एंजाइम साथ में लाते हैं, और कुछ होस्ट सेल की मशीनरी का यूज़ करते हैं। जैसे स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक का क्लियर हो गया। डीएनए में
अब हमने यहाँ तक तो देख लिया। अब हम देख ले जीनोम। जीनोम क्या बनेगा? अब इसमें जो हम जीनोम कैसे बनता है, तो इसमें डीएनए होता है, उसका सेम कॉपी बन जाती है। ठीक है, तो डीएनए से क्या बनता है? वो डीएनए ही बनता है। ठीक है, तो ये जो एंजाइम होता है उसका रेप्लिकेशन कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है? रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा? इसमें भी एंजाइम प्रेजेंट होता है। इसमें प्रेजेंट होता है एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इसमें डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है, इसमें डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज डीएनए की कॉपी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आरएनए की कॉपी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अंदर न्यू जीनोम क्या होता है? इसके अंदर यहाँ पर हमारा न्यू जीनोम बन करके तैयार हो जाता है। ये कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे? ये आगे के स्टेप में देखेंगे। अब ये हमारा सारा रेप्लिकेशन कंप्लीट होता है। जैसे हमने डीएनए में देखा वैसे आरएनए में भी होता है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, दूसरा प्रोसेस होती है। अगर वायरस जो होता है वो आरएनए होता है तो उसका रेप्लिकेशन कहाँ होता है? तो वायरस का रेप्लिकेशन कहाँ पर होता है? हमारा यहाँ पर साइटोप्लाज्म में होता है। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक्सेप्शन हमें देखने को मिलता है। वो एक्सेप्शन क्या होता है? वो होता है रेटेरो वायरस होता है। रेटेरो वायरस हो या फिर ऑर्थोमिक्सो वायरस भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो जो आरएनए होता है, आरएनए जो होता है, एक तो पॉजिटिव सेंस होता है और एक नेगेटिव सेंस होता है। ठीक है, अगर पॉजिटिव सेंस आरएनए होता है, इसमें हम पॉजिटिव आरएनए लिख देते हैं। ठीक है, शॉर्ट लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर इतना स्पेस नहीं है। पॉजिटिव सेंस आरएनए है। अगर पॉजिटिव सेंस आरएनए है तो वो क्या करता है? खुद एक एमआरएनए की तरह काम करता है। ना कोई ट्रांसलेशन होता है, ना कोई ट्रांसक्रिप्शन होता है, डायरेक्ट इसमें ट्रांसलेशन होता है। जो एमआरएनए वायरस होता है उसको डायरेक्ट राइबोसोम रीड करता है और रीड करने के बाद क्या करता है? डायरेक्ट प्रोटीन बनाता है। यहाँ पर क्या होता है? ट्रांसलेशन होता है। यहाँ पर किसी भी एंजाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यहाँ पर कोई प्रोसेस नहीं होती, यहाँ पर डायरेक्ट ट्रांसलेशन होता है। इसमें राइबोसोम एमआरएनए को रीड करेगा और डायरेक्ट क्या करेगा? प्रोटीन बना देगा। ठीक है, अब प्रोटीन बनकर तैयार हो जाता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन और नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन। एनवलप्ड वायरस है तो एनवलप प्रोटीन बन जाएगा, और नॉन एनवलप्ड वायरस है तो नॉन एनवलप प्रोटीन बन जाएगा। अब ये जो वायरस होता है इसका जीनोम कहाँ बनेगा? इसका जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। ये कहाँ पर होता है? यहाँ पर रेप्लिकेशन हमें देखने को मिलता है। ये रेप्लिकेशन कहाँ देखने को मिलता है? साइटोप्लाज्म में। अब यहाँ से क्या बनता है? यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर देखने को मिलता है हमारा पॉजिटिव सेंस आरएनए हमें देखने को मिलता है। ठीक है, पॉजिटिव सेंस आरएनए की प्रोसेस यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब पॉजिटिव सेंस आरएनए जो हो रहा है इसकी कॉपी हो गई, इसका रेप्लिकेशन हुआ साइटोप्लाज्म में। इसके लिए एक एंजाइम होता है जिसने एक रेप्लिकेशन करवाया। उस एंजाइम का नाम है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है। ठीक है, नीचे देखा था हमने, यहाँ पर डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है। अब यहाँ पर आरएनए का रेप्लिकेशन होता है तो यहाँ पर आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। यहाँ तक क्लियर समझ में होगा? आरएनए से आरएनए यूज़ हो रहा है मतलब आरडीआरपी यूज़ होगा। ये आरडीआरपी होस्ट सेल के अंदर यूज़ नहीं होता। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वो मिल जाता है होस्ट सेल के अंदर। यहाँ पर अगर हम ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं तो डीटीआरपी हमें मिल जाता है, लेकिन आरडीआरपी नहीं मिलता होस्ट सेल के अंदर। ये एंजाइम, ये वायरस अपना एंजाइम खुद साथ लेकर के आते हैं। जब ये वायरस बनाते हैं तो ये अपना आरडीआरपी खुद बनाते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम अपना ये यूज़ कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हमारा पूरा पॉजिटिव सेंस का देख लिया। अगर नेगेटिव सेंस आरएनए है हमारा तो नेगेटिव सेंस आरएनए जो होता है उसमें एक स्टेप बढ़ जाती है। उस नेगेटिव सेंस आरएनए जो होता है उसमें वो खुद क्या करता है? एक एमआरएनए की तरह काम नहीं करता है। तो अब उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा एमआरएनए में। तो ये क्या करेगा? पॉजिटिव सेंस आरएनए होता है वो एमआरएनए में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, पॉजिटिव सेंस आरएनए से एमआरएनए में कन्वर्ट किया जाता है। फिर कन्वर्जन के बाद राइबोसोम क्या करेगा? इसको रीड करेगा और रीड करने के बाद क्या करेगा? ये प्रोटीन बना देगा। ठीक है, मतलब राइबोसोम इसको क्या करेगा? रीड करेगा और क्या कर देगा? ये प्रोटीन बना देगा। तो नेगेटिव सेंस आरएनए जो है पहले वो एमआरएनए में बदला। एमआरएनए से के बाद यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ट्रांसलेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये ट्रांसलेशन के स्टेप हमने सब में देख लिया। यहाँ पर एक एंजाइम यूज़ होता है, वो कौन सा होता है? तो यहीं पर डीआरपी एंजाइम यूज़ होता है। यहाँ पर क्या यूज़ होता है? आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वो यूज़ होता है एमआरएनए बनाने के लिए। अब ये जो नेगेटिव सेंस जो होता है, इस नेगेटिव सेंस से पॉजिटिव सेंस एमआरएनए बनाया जाता है और इस पॉजिटिव सेंस एमआरएनए
मतलब नेगेटिव सेंस आरएनए जो हो रहा है हमारा, उसी नेगेटिव सेंस आरएनए से हमारा पॉजिटिव सेंस आरएनए बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर। एक मिनट। तो नेगेटिव सेंस एमआरएनए से हमने क्या देखा, प्रोटीन देखा, और प्रोटीन से क्या बनेगा हमारे यहाँ पर हमने देखा था, यहाँ हमारा आरडीआरपी एंजाइम यूज़ हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होती है, कॉपी होती है। यहाँ पर पॉजिटिव सेंस आरएनए बनता है, और उस पॉजिटिव सेंस आरएनए से क्या बनता है हमारा नेगेटिव सेंस आरएनए बनता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक की सारी प्रोसेस क्लियर आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देख लें, एक और एंजाइम होता है वो जो थोड़ा सा अलग होता है, वो कौन सी होती है, मैं इसको पूरा इरेज कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ तक का सबको क्लियर होगा। ठीक है, तो जो रेट्रोवायरस ये जो होता है, इसमें हमारा एक रेट्रोवायरस होता है। ठीक है, तो ये रेट्रोवायरस जो होता है वो इसमें हमारा एक HIV की तरह ये क्या करता है, काम करता है। ठीक है, तो ये कैसा होता है, पॉजिटिव सेंस आरएनए होता है। होने के बाद ये क्या करता है, इसको आरएनए में हमें कन्वर्ट करना होता है। जब हमने डीएनए बनाया तो डीएनए से आरएनए बना, तो उसको ट्रांसक्रिप्शन होता है। अब इसमें क्या हो रहा है, आरएनए से हमें डीएनए बनाना है, तो इसको हम कहेंगे क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, मतलब कि हमने आरएनए से डीएनए बनाया, उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। ठीक है, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, फिर आरएनए से डीएनए बनता है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। ठीक है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, तो इसके लिए हमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो होता है उसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, अब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो होता है इसकी ज़रूरत होती है, तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो होता है वो खुद से लेकर आता है, और होस्ट सेल के पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम नहीं होता है। आरएनए से डीएनए बना, इस स्टेप को हमने कहा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब ये जो डीएनए होता है, डीएनए से फिर से क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा। ठीक है, डीएनए से एमआरएनए बनेगा, और इस एमआरएनए से क्या बनेगा, हमारा प्रोटीन बनेगा, और प्रोटीन से हमारा आरएनए भी बनेगा, और इसी से हमारा मेन आरएनए भी, इससे हमारा मेन पॉजिटिव सेंस आरएनए भी बनता है। क्या बनता है, मेन पॉजिटिव सेंस आरएनए भी बनता है। ठीक है, ये सारी हमारी प्रोसेस होती है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी अलग प्रोसेस होती है, लेकिन ये इजीली समझ में आ जाएगी। पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुआ, फिर उसके बाद क्या होता है, हमारा ट्रांसलेशन भी होता है और रेप्लिकेशन भी होता है। ठीक है, तो रेप्लिकेशन भी होगा और हमारा प्रोटीन भी बनता है हमारे, इसके अंदर हमारे वही एंजाइम यूज़ करेगा। डीएनए से एमआरएनए बनेगा, तो एंजाइम यूज़ होता है इसमें, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यहाँ पर यूज़ होता है। ठीक है, और यहाँ पर हमने देखा था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो होता है उसका यूज़ करेंगे, तो ये क्या बनेगा, डीएनए बनेगा। ठीक है, तो एमआरएनए से हमारा जो प्रोटीन बनता है, तो यहाँ पर की जो प्रोसेस होती है वो कैसी प्रोसेस होती है, ये होती है यहाँ पर ट्रांसलेशन की प्रोसेस हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस हमने देख लिए हैं, यहाँ तक का सारा क्लियर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ तक का क्लियर, अब हम आगे इसमें देख लेते हैं कि ये किस तरह से रेप्लिकेट होता है। ठीक है, तो ये वही सारी प्रोसेस है जो अभी मैंने समझाई है। ठीक है, सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, हम डायग्राम से देख लेते हैं। बायोसिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हमारे क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, हमारे रेप्लिकेशन, सबसे पहले हमारा क्या होता है, डीएनए से एमआरएनए बना और एमआरएनए से प्रोटीन बना। ठीक है, तो इसमें रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन में क्या होता है, प्रोटीन का यूज़ करता है। इसमें क्या बनेगा, पैरेंटल डीएनए बनेगा, इस पैरेंटल डीएनए से क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा, और इस एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा। अब इस डीएनए से प्रोटीन में स्ट्रक्चरल प्रोटीन और नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो होता है, इन दोनों को ऐड कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। इन स्टेप को कहा जाता है असेंबली ऑफ न्यूक्लियोकैप्सिड कहा जाता है। यानी कि बायोसिंथेसिस जो होता है उसमें प्रोटीन और जीनोम जो होता है वो बनकर रेडी हो जाता है। तो अब यहाँ पर क्या होना है, असेंबली होना है, यानी कि वायरस जो है, वायरस ने पूरी तरह से इन्फेक्ट कर दिया। ठीक है, अब वायरस जो होता है वो क्या करेगा, ह्यूमन को इन्फेक्ट करेगा और वहाँ से निकल जाएगा। जैसे चोर ने चोरी करी, माल भर लिया, अब भरने के बाद उसे यहाँ से निकलना होता है। जब पैकिंग होती है तो न्यू वायरस पार्टिकल होता है उसके अंदर इंटर कर जाता है। जो वायरस होता है वो इसके अंदर इंटर करेगा, और
जो वायरस होता है कंप्लीट वायरस पार्टिकल यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, विरियंस बोलते हैं। ठीक है, तो जो वायरस होता है वायरस की असेंबली हो जाती है। ठीक है, तो वायरस की कंप्लीट असेंबली बन गई, असेंबली हो गई, चोर ने पैकिंग भी कर ली और उसे क्या करना है, यहाँ से बाहर निकलना। ठीक है, तो जो वायरस होता है वो क्या करता है, कंप्लीट यहाँ पर रेप्लिकेट करेगा, इन्फेक्ट करेगा और यहाँ से क्या करेगा, उसको बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी के सारी प्रोसेस हमें देखने को मिलती है। इसमें जो कंप्लीट वायरस पार्टिकल होता है वो होस्ट सेल के अंदर चला जाता है और वहाँ पर क्या करता है, उसकी असेंबली करता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, वायरस जो होता है वो रिलीज़ करेगा। तो रिलीज़ मतलब कि वायरस क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। एग्जिट होता है मतलब वायरस जो होता है होस्ट सेल के बाहर निकलता है। क्या क्या तरीके होते हैं वायरस के बाहर निकलने के, सबसे पहले होता है एक लाइसिस होती है और दूसरी होती है इसमें बडिंग होती है। लाइसिस का मतलब होता है सेल को बस्ट कर देना, यानी कि उसको तोड़ना, तोड़ फोड़ करके ये क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जैसे कि चोर जो होता है वो तोड़फोड़ करके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जो वायरस होता है वो क्या करता है, होस्ट की सेल जो होती है उसको बस्ट कर लेगा और बस्ट करके क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। जब वायरस जो होता है ये हमारे होस्ट की सेल ये दिखाई दे रही है, अब इसके अंदर वायरस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस जगह को ये तोड़ेगा, यहाँ से इस तरह से तोड़ के, और ये क्या करेगा, वायरस बाहर निकल जाएगा। इसमें यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो जो वायरस होता है सीधे बाहर निकलता है इस सेल में। ये जो सिचुएशन होता है इसके अंदर हमारी जो सेल होती है वो क्या होती है, तुरंत यहाँ से बस्ट हो जाती है। दूसरी सेल जो होती है वो क्या होती है, बडिंग के अंदर सेल जो वायरस होता है सेल प्रेजेंट होता है, मतलब कि धीरे धीरे से निकल रहा है। जैसे कि जो चोर होता है वो चोरी करता है और वहाँ से चादर भी खुद चोर मालिक के घर से ले जाता है ताकि वो उसके अंदर छुप सके। ठीक है, तो बडिंग क्या होती है, इसमें स्लोली पुश होता है। देन ये क्या करता है, एनवलप लेकर के चला जाता है वायरस, मतलब ये क्या करेगा, होस्ट जो होता है उसकी मेम्ब्रेन को वो वहाँ से लेकर के चला जाता है। मतलब जो ये बडिंग की प्रोसेस हो रही है, अब ये वायरस होता है यहाँ पर ऐसे मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो ऊपर की जो बाहरी लिपिड की लेयर होती है इसको लेकर के चला जाएगा। तो इसके ये जो एक सिंगल वायरस था, अब ये ऊपर से प्रोसेस लेकर गया तो उसके पास ही ये क्या होता है, एक कवरिंग हो गई। तो मतलब ये जो वायरस होता है इसके ऊपर एक और कवरिंग प्रेजेंट होती है, जिससे क्या करता है, खुद को प्रोटेक्ट करता है, कवर करके रखता है। ठीक है, अब ये जो लाइसिस करता है तो इसमें नॉन एनवलप वायरस हमें देखने को मिलता है। जो सेल होती है ये क्या करती है, डाई हो जाती है और ये जो वायरस होता है ये बाहर निकलता है और ये हमारे दूसरी सेल को जाकर के क्या करता है, अफेक्ट करेगा। जैसे कि टी हेल्पर सेल होती है, HIV होता है, उनसे जाकर के बाइंड होता है। इसी तरह से हमारी सारी सेल को इन्फेक्ट कर देता है। ये होता है वायरस के अंदर। तो अटैचमेंट से लगाकर पेनिट्रेशन तक सारे स्टेप हमारे क्लियर हो गए। ठीक है, अब इसका हम ओवरव्यू देख लेते हैं कि वायरस की क्या क्या स्टेप होती है, इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिला। ठीक है, तो हम इसका इमेज देख लेते हैं और इसका क्या करते हैं, एक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि वायरस का क्या करा, अटैच हुआ, वायरस अटैच होने के बाद क्या करा, हमारी बॉडी के अंदर ये चला गया। अंदर जाने के उसके पास अलग अलग तरीके थे, जैसे कि एंडोसाइटोसिस, फ्यूजन और डायरेक्ट अटैचमेंट होता है। ठीक है, जैसे ही वो होस्ट सेल के अंदर पेनिट्रेट होता है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है अनकोटिंग में होता है, ये जो कवरिंग होती है वो हट जाती है और जीनोम बाहर रिलीज जाता है साइटोप्लाज्म में या फिर न्यूक्लियस के पास में। ये जीनोम जो है वो न्यूक्लियस में जाता है, अगर न्यूक्लियस में रेप्लिकेट करना है, साइटोप्लाज्म में जाता है अगर साइटोप्लाज्म में रेप्लिकेट करना है। ठीक है, रेप्लिकेशन होता है जिसे हम बोलते हैं बायोसिंथेसिस, जिसमें जीनोम बनता है और होस्ट सेल की प्रोटीन बनता है, जैसे कि एमआरएनए बना, एमआरएनए से प्रोटीन बना। ठीक है, तो इसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, इन प्रोटीन को, इन सभी को जोड़ करके एक वायरस पार्टिकल बना दिया जाता है, इसको कहते हैं असेंबली, यानी कि न्यू वायरस बनकर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। न्यू वायरस पार्टिकल जो होता है यहाँ से कंप्लीट बाहर निकल जाता है, यानी इसको कहते हैं रिलीज या एग्जिट द सेल, यानी कि वायरस अटैच हुआ, अंदर घुसा, अनकोटिंग करके जीनोम न्यूक्लियस के अंदर गया, उसने अपना प्रोटीन बनाया, उसने रेप्लिकेशन किया, दोनों को जोड़ा, असेंबली हुई, एक नया वायरस बना और वायरस बन गया और उसको लेकर के बाहर चला गया। यही सारी हमारी प्रोसेस होती है वायरस के रेप्लिकेशन की। ये सारी प्रोसेस बहुत इजी है, इसमें किसी भी चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं है, इसमें स्टेप बाय स्टेप हमें समझना है, बाकी सब बहुत ईजी है। आई होप यहाँ तक सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ये जो इमेज हमने लगाई हुई है इसके माध्यम से आपको सभी इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हमारी लास्ट स्टेप हमारी बची हुई है, वो होती है हमारी इक्लिप्स फेज। सॉरी,
तो हम देख रहे हैं इक्लिप्स फेज। ये जो वायरस होता है, वायरस का रेप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबको समझना और याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस इक्लिप्स फेज क्या होती है? इट डिफाइंड इंटरवल बिटवीन द पेनिट्रेशन ऑफ द वायरस इनटू द होस्ट सेल, द अपीयरेंस फर्स्ट इन्फेक्शियस वायरस रियोजेनिक अपीयरेंस। ठीक है, पेनिट्रेशन के बाद से लेकर जब वायरस अपीयरेंस होता है, जब एक वायरस पार्टिकल बनकर तैयार हो जाता है, जब वो अपीयर्स होता है, उस प्रोसेस के बीच की जो प्रोसेस होती है उसको इक्लिप्स फेज कहा जाता है। इस इक्लिप्स फेज में हम वायरस को नहीं देख सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते, उसको कल्चर में ग्रो नहीं करा सकते, उसका डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर सकते। यानी कि इस वक्त वायरस का रेप्लिकेशन हो रहा होता है, ये प्रोसेस में बनकर तैयार नहीं होता। अटैचमेंट को छोड़कर पेनिट्रेशन के बाद से लेकर अनकोटिंग या रेप्लिकेशन के बनने की जो प्रोसेस होती है वो इक्लिप्स फेज कहलाती है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड वायरस कैन नॉट बी डेमोस्ट्रेट साइड द होस्ट सेल। मतलब जब वायरस रेप्लिकेट कर रहा होता है होस्ट सेल के अंदर, हम उसको डेमोस्ट्रेट नहीं करता। ठीक है, इसका जो ड्यूरेशन होता है 15 से 20 मिनट होता है बैक्टीरियल फेज में, और 15 से 30 घंटे का होता है कहाँ पर? एनिमल वायरस के अंदर। जब बैक्टीरियल फेज जो होता है उसमें 15 से 20 मिनट का ही ये फेज़ होता है, लेकिन जब भी किसी एनिमल के अंदर रेप्लिकेट कर रहा होता है तो वहाँ पर 15 से 30 घंटे तक का ड्यूरेशन होता है। फिर असेंबली के बाद मैच्योरेशन होता है, और मैच्योरेशन के बाद रिलीज़ होता है। ठीक है, मैच्योरेशन और असेंबली के बाद हम इसे देख सकते हैं। इसमें वायरस को मैच्योर किया जाता है, वायरस को इन्फेक्शियस बनाया जाता है, ये सारी प्रोसेस होती है वो मैच्योरेशन में देखी जाती है। इसमें मैच्योरेशन और ट्रांसमिट नहीं होता है। तो ये पूरी प्रोसेस हो गई वायरस के रेप्लिकेशन की। आई होप यहाँ तक का सारा सभी को क्लियर होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो रिवाइज़ करके देख ले, फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। ठीक है, और यहाँ तक अगर आप सभी को क्लास अच्छे से समझ में आई है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।